हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पे। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक टॉपिक जो है टेस्टिस वृषण अर्थात मानव में नर का मुख्य जननांग, इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बताए थे कि नर का जो जनन तंत्र है वो कितने भागों में बटा हुआ है और किसका क्या नाम है, ये सारे चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसको कहते हैं मुख्य जनन अंग जो है वृषण। वृषण क्या है, कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है, अर्थात इसके अंदर में किस चीज़ का निर्माण होता है, इन चीज़ों को हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस। आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। वृषण क्या है? तो वृषण वैसे नर का मुख्य लैंगिक अंग होता है। नर के मुख्य लैंगिक अंग को वृषण कहते हैं। इस वृषण के अंदर नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी स्राव इस वृषण के अंदर ही होता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन वृषण के अंदर बनते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाए कि वृषण क्या होते हैं, तो वृषण नर का मुख्य अंग होता है, मुख्य लैंगिक अंग होता है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं, वृषण क्या है। लिखेंगे वृषण नर का मुख्य यानी प्राथमिक मुख्य लैंगिक अंग होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है तथा इसमें, अच्छा इसको अलग से लिख लेते, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि वृषण क्या है। तो वृषण नर का मुख्य लैंगिक अंग होता है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, साथ ही इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि वृषण अर्थात नर में वृषण किस जगह पर उपस्थित होते हैं, अर्थात इसके लोकेशन क्या होते हैं। आइए इसको जानते हैं कि नर में वृषण कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान के चलते हैं कोई मानव है, तो मानव में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। जैसे एक होते हैं यहाँ से ऊपर के हिस्सा, इसको सर कहते हैं, और यहाँ से नीचे का जो शरीर बॉडी है, उस बॉडी के निचले हिस्से जैसे जो एब्डोमेन जिसको पेट कहते हैं, इसको वैसे बायोलॉजिकल टर्म में उदर बोला जाता है, उदर गुहा। तो वृषण जैसे ये हमारा मान के चलते हैं, एक अगर यहाँ पर ये एक कोई मानव है, अगर यहाँ पर इसके 2 पैर है मान के चलते हैं, अगर ये पैर है, ये इसके हाथ है और ये इसके सिर है, तो ये तो सिर हुआ, ये है पैर, लेकिन ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, अगर बायोलॉजिकल टर्म की बात करें तो इसको कहते हैं उदर या उदर गुहा कह सकते हैं। उदर का सीधा सा मतलब होता है पेट। तो हमारा जो वृषण है इस उदर के जस्ट नीचे होते हैं। आइए इसमें बताते कहाँ पर होते हैं। जैसे ये एक हमारा मान के चलते हैं एक उदर हुआ, यानी कि पेट है, पेट हुआ ये। अब इस उदर के जस्ट नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है, अर्थात यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के संरचना लगे होते हैं। ये है हमारा एक वृषण। अब ये चूंकि वृषण नहीं है, ये हमारा क्या है, उदर, यहाँ लिख लेते हैं, ये कहलाते हैं उदर या तो उदर गुहा। अब इस उदर गुहा के जस्ट नीचे एक थैली जैसी संरचना दिखाई देती है पूरा। अब इसमें वृषण आया नहीं है,
अभी केवल एक थैली जैसी संरचना का निर्माण हुआ है। इस थैली जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं वृषण कोश। तो आइए पहले इसके नाम लिख लेते हैं। ये है हमारा वृषण कोश, स्क्रोटम कहते हैं। ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी इसको कहते हैं वृषण कोश। तो हम इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, स्क्रोटम को कहते हैं वृषण कोश। ये है हमारा वृषण कोश। ये उदर को कहते हैं एब्डोमेन। ये है हमारा एब्डोमेन। तो इतना चीज जान चुके हैं कि हमारा एक एब्डोमेन है, मतलब उदर है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग पेट बोल देते हैं। उसके नीचे एक थैली जैसी संरचना, ये पूरा एक थैली जैसी संरचना है। इस थैली जैसी संरचना को हम कहते हैं स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश कहते हैं। तो जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो लगभग 8वें महीना तक जो वृषण है उस माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के पेट में रहता है 8वें महीना तक। और जब 8 महीना कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है कि इस एब्डोमेन यानी कि उदर से इसमें नीचे की ओर आ जाते हैं निकल के, इसमें फिसलते हुए जस्ट इस लाइन को यहाँ हटा देते हैं अब, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये लाइन को हटा करके यहाँ पर ये इसके बीच में आ जाते हैं, अर्थात ये वृषण अब यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा एक वृषण हुआ और इधर से एक दूसरा वृषण, ये टोटल 2 वृषण। अब इस वृषण जो है लगभग 8 महीना तक बच्चे के पेट के अंदर होता है और 8 महीना पूरा होने पर ये रास्ते खुल जाते हैं। इस रास्ते को कहते हैं इंग्यूनाल कैनाल, यहाँ लिख देते हैं। ये रास्ते हैं इंग्यूनाल कैनाल या इंग्यूनल कैनाल भी बोल सकते हैं। क्योंकि पहले रास्ता बंद था, ये रास्ते के खुल जाने के कारण बच्चे के पेट से ये जो वृषण है वो सरकते हुए नीचे आ गया दोनों थैली में। अब ये वृषण हमारा वृषण कोश के अंदर पहुंच चुका है। अब ये जो वृषण है, मान के चलते पूरा है वृषण। वृषण जैसा कि पहले हम लिखा चुके हैं, वृषण नर का क्या है तो मुख्य लैंगिक अंग होते हैं। अब इस वृषण की संख्या की अगर बात करें तो टोटल वृषण की संख्या कितने हैं तो 2 हैं, 1 और 1 2 वृषण। लेकिन इस वृषण के ऊपर कुछ नब्स रहती है, अर्थात तो कुछ संरचनाएं पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक संरचना है, इधर से भी एक संरचना हो गई है। ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस, अधिवृषण कहते हैं। ये है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो इसी को कहते हैं अधिवृषण। तो इसके ऊपर जो संरचना है, जैसे यहाँ भी है, ये दोनों क्या है अधिवृषण। और अधिवृषण जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है तो एक और संरचना यहाँ से बनाती है। ये पूरे संरचना को हम लोग कह देते हैं, ये जो संरचना है इसको कहते हैं शुक्रवाहक। ये है शुक्रवाहक अर्थात वैस डिफरेंस। शुक्रवाहक इंग्लिश में इसको कहते हैं वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। अब इस वैस डिफरेंस क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाकर यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर होती है, मूत्राशय की एक थैली, और इस थैली के ऊपर से आकर ये ऐसे घूमकर यहाँ से आती है और फिर वापस इस रास्ते से होकर ये नीचे की ओर अर्थात पेनिस के रास्ते, यूरेथ्रा के रास्ते फिर बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जान गए कि ऊपर में क्या है एपिडिडाइमिस, जिसको कहते हैं अधिवृषण। यह अधिवृषण। अच्छा, अधिवृषण जब ऊपर की ओर बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा अधिवृषण है। अधिवृषण जब ऊपर बढ़ता है, यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो इसको कहते हैं शुक्रवाहक। अब इस शुक्रवाहक की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके बीच में ये कुछ खाली जगह दिखाई दे रहा है। इस खाली हुए ये जो जगह है, इस पूरे जगह को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोसिल। देखिए जैसे हम लोगों को पता है कि पूरे इस टेस्टिस को कैसे कहते हैं हाइड्रोसिल, लेकिन हाइड्रोसिल पूरे नहीं होते हैं, उसमें जो खाली जगह बचते हैं उस खाली जगह को हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल, जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। आइए इसका नाम लिख लेते हैं। ये खाली वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। जो इसके बीच में यहाँ जो खाली जगह है इसको यहाँ से लिख लेते, चलिए ये कहलाते हैं हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल। तो
ये हाइड्रोसिल है, और हाइड्रोसिल अर्थात पूरे ब्रिसन को हम हाइड्रोसिल नहीं बोलते हैं, उसमें जो खाली जगह बचता है जिसमें लिक्विड भरा होता है उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। अब देखिए, तो ये हमारा एक पूरा क्या है, ब्रिसन, अर्थात ब्रिसन का एक आउटर स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर से दिखाई देने वाला एक स्ट्रक्चर है। लेकिन अब जो दो ब्रिसन है मान के चलती है, दोनों ब्रिसन, इससे कुछ पतली पतली नसें निकली रहती है, ऐसे यहाँ से छोटी छोटी नस बाहर निकलती रहती है, जो क्या करती है, इसमें ब्लड को पहुँचाने का काम करती है। जो ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर में है, इसमें से ब्लड पहुँचता है, तो इसको यहाँ पर एक कॉर्ड एक बांध कर रखता है ऐसे। इस कॉर्ड को कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड, यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम है स्पर्मेटिड कॉर्ड। इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड, जो सारे नर्व्स को एक साथ बांध कर रखता है। ये हमारा एक पूरा ब्रिसन है। इस ब्रिसन में इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेस्टिस, लिखे नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या टोटल कितनी है, 2, 1 और 1 2, और इसी टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं। तो देखिए, अब यदि इस टेस्टिस को अगर यहाँ से मिटाते हैं, चलिए अभी जो टेस्टिस है अगर ये खुले में रहता तो हो सकता है जैसे हम लोग कहीं दौड़ते हैं कहीं कूदते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता था कि ये इधर दोनों घूम जाए, ऐसे भी तो हो सकता था। क्योंकि जब खाली है पूरा तो ये इधर आ सकता था, ये इधर जा सकता था, मतलब दोनों आपस में घूम सकता था। तो इसलिए भगवान ने क्या सोचा कि इसको एक ऐसे तरीका से इसको एडजस्ट कर दिया जाए कि ये किसी भी स्थिति में घूम ही नहीं सकता है। तो उसको एक सिंपल सा एक छोटा सा एक रस्सी यानी धागा से नीचे से जोड़ दिया। जैसे ये एक मान के चलिए एक धागा, इस नीचे से इसको पकड़ दिया है, इस धागा को कहते हैं गुबर्नाकुलम। जैसे यहाँ नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, ये गुबर्नाकुलम एक छोटा सा एक धागा है, एक संरचना है जो क्या करती है, ब्रिसन को इधर उधर जाने से रोकती है। तो ये पूरा एक रहा ब्रिसन। तो ब्रिसन के बारे में क्या जानते हैं कि ब्रिसन नर का मुख्य लैंगिक अंग होता है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये ब्रिसन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, एक छोटी सी थैला के अंदर में। उस थैला को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि स्क्रोटम जैसे ब्रिसन शरीर के अंदर भी तो हो सकता था, क्या जरूरत था इसको शरीर से बाहर रखने की? क्योंकि ब्रिसन के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु शरीर के तापमान पर नहीं बन सकते हैं। जब भी बनेंगे तो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर बनते हैं। तो अगर ब्रिसन शरीर के अंदर रहता तो शरीर के अंदर उसका तापमान लगभग 37 डिग्री होता है, मानव का तापमान तो 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री पर शुक्राणु नहीं बन सकते हैं। मानव का तापमान कितने होते हैं, तो ताप होते हैं लगभग 37 डिग्री, और ब्रिसन कितने पर बनते हैं, इससे 2 कम, अर्थात ब्रिसन का निर्माण इसमें से 2 कम कर देते, तो इसके लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। अब इस 35 डिग्री सेल्सियस शरीर में तो कभी संभव नहीं है, इसी कारणों से इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है ताकि शरीर से जितना दूरी पर रहेगा उसका तापमान उतना ही कम होगा। इसलिए देखिएगा कि जैसे गर्मियों के मौसम में जो स्क्रोटम है ये एब्डोमेन से जस्ट मतलब इससे नीचे लटका हुआ रहेगा गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मी में शरीर का तापमान जैसे अधिक होता है तो तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, इसमें डायटोस पे से कुछ कोशिका पाई जाती है, वो कोशिका इसको नीचे की ओर लटका देती है। तो मतलब गर्मियों के मौसम में नीचे की ओर रहता है, लेकिन ठंडियों के मौसम में तापमान कम होने के कारण ये क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा जो ब्रिसन है वो एक थैले के अंदर में शरीर से बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि तापमान वहां पर कुछ कम रहे, शुक्राणु का निर्माण अच्छे से हो सके, जिसके कारण ब्रिसन को शरीर से बाहर कर दिया गया है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ब्रिसन शरीर से बाहर ही नहीं आ पाता है, तो जब उस स्थिति में अगर किसी मानव में ये ब्रिसन शरीर के बाहर नहीं आ पाते हैं तो फिर अगर वो बाद में उनका जन्म हो भी जाता है तो फिर भविष्य में वो फिर अपने संतान को जन्म नहीं दे सकते, अर्थात ऐसे पुरुष बांझ कहलाते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिसन क्या है, ब्रिसन की संरचना क्या है, ब्रिसन कहाँ पर पाए जाते हैं। ये स्क्रोटम क्या होते हैं, तो स्क्रोटम एक मतलब सिंपल सी बात, एक ऐसे से थैला है
उस थैला में दो, एक इधर और एक इधर वृषण को रख दिया है। इस थैला को क्या कहते हैं? वृषण कोश। क्या काम है इसका? तो ये वृषण के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है, ताकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण अच्छे से हो सके। तो आइए इसको लिख लेते हैं, वृषण कोश क्या है। ये जो थैली दिखाई दे रही है पूरा, यही कहलाते हैं वृषण कोश। यहाँ हेडिंग कर लेते हैं वृषण कोश। वृषण कोश, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। तो वृषण कोश क्या है? यह एक थैली नुमा, यह एक थैली जैसी संरचना है। थैली जैसी संरचना है, यह एक थैली जैसी संरचना है। संरचना है जिसमें वृषण पाई जाती है। अर्थात स्क्रोटम क्या है? तो स्क्रोटम एक थैली जैसी संरचना है। इस थैली जैसी संरचना के अंदर में कौन होते हैं? तो वृषण। ये क्या काम करते हैं? यहाँ वृषण के ताप को, वृषण के ताप को शरीर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देती है। अब क्यों कम करेगी? क्योंकि शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान पर नहीं हो सकता है। शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, और इसको अगर शरीर में ही रख देते तो शरीर का तापमान 37 और इसका भी तापमान 37, तो शुक्राणु बढ़िया से नहीं बनता। इसी कारण इसको एक थैले में बाहर से बंद कर दिया गया है। उस थैले को कहते हैं वृषण कोश, जो वृषण के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि वृषण क्या है, वृषण कहाँ पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं वृषण की संरचना क्या होती है। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं वृषण की संरचना।